we are going to learn a very unfamiliar personality for this school, but a familiar personality for literature students of English, known as Francis Bacon as an educationist. यहाँ पर हम फ्रांसिस बैकन की कंप्लीट पर्सनालिटी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ उनका जो एजुकेशन से संबंधित थॉट्स हैं उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो फ्रांसिस बैकन किस तरीके से एजुकेशन के लिए इन्होंने अपने विचार दिए हैं वो हम जानेंगे। इनका कहना था नॉलेज इज पावर। संसार में यदि कोई चीज आपके लिए है जो आप खुद अर्न कर सकते हैं और जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो पावर है नॉलेज। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांसिस बैकन को द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज माना जाता है। फ्रांसिस बैकन के समय में फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था। अंग्रेजी भाषा को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन बैकन ने जो अपनी राइटिंग के वर्क किए हैं वो उन्होंने इंग्लिश से शुरू किया और इसके बाद फिर इंग्लिश को एक सर्वमान्य ग्राह्यता मिली और पूरे विश्व में भी इनके द्वारा लिखे हुए एसेज को बहुत महत्व दिया गया। इनका जन्म इंग्लैंड में लंदन में हुआ था, बॉर्न इन लंदन। जन्म का डेट थी 22 जनवरी 1561। इनके पिताजी थे सर निकोलस बैकन, जो चीफ लीगल मिनिस्टर थे क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट में। इनकी मदर थी एन, सेकंड वाइफ ऑफ निकोलस बैकन। यानी जो निकोलस बैकन थे उनकी 6 बच्चे फर्स्ट वाइफ से थे और 2 बच्चे सेकंड वाइफ से थे, जिसमें से यंगेस्ट सन थे वो थे फ्रांसिस बैकन। ही वाज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, 8 चिल्ड्रन। 8 बच्चों में सबसे छोटे थे। मैरिड विद हन्ना एलन एंड द कपल हैड वन सन सैमुअल एलन बैकन। फ्रांसिस बैकन की शादी हुई थी हन्ना एलन से और इनके दोनों का एक ही बेटा था जिसका नाम था सैमुअल एलन बैकन। ये इनकी कुछ फैमिली और पर्सनैलिटी से संबंधित तथ्य थे जो अपन ने देखे। बैकन, फ्रांसिस बैकन ऑल्सो नोन एज लॉर्ड वेरुलम। लॉर्ड वेरुलम के नाम से भी इनको जाना जाता है। वॉज एन इंग्लिश फिलोसोफर एंड स्टेट्समैन। ये अंग्रेजी विषय के दार्शनिक और स्टेट्समैन यानी राजनीति में विशेष दखल रखने वाले व्यक्ति थे। who served as Attorney General and Lord Chancellor of England under King James I। इन्होंने किंग जेम्स फर्स्ट के शासनकाल में अटॉर्नी जनरल मतलब शासन के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में कार्य किया है और साथ ही लॉर्ड चांसलर के रूप में भी काम किया है, जिस समय इंग्लैंड में किंग जेम्स फर्स्ट का शासनकाल था। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ क्वींस काउंसिल डेजिग्नेशन एंड लीगल एडवाइजर थे। फ्रांसिस बैकन ही वह व्यक्ति थे जिनको पहली बार क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट में लीगल एडवाइजर के रूप में मान्यता दी गई थी। सर फ्रांसिस बैकन, इनके बारे में कहा गया है ये एक इंग्लिश फिलोसोफर, अंग्रेजी दार्शनिक, स्टेट्समैन, राजनीतिज्ञ, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, ज्यूरिस्ट, न्यायकर्ता, ऑरेटर, बहुत अच्छे वक्ता एंड ऑथर, एक अच्छे लेखक थे। इज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। सार्वभौमिक रूप से इन्हें अंग्रेजी निबंधों के जनक के रूप में जाना जाता है। द ऑनरिक इज बिस्टोव्ड अपॉन हिम ड्यू टू हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फॉर्म इन द लेट 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरी। ये जो सम्मान इनको दिया गया है वो इनका जो कंट्रीब्यूशन, सहयोग अंग्रेजी लिटरेचर को 16वीं शताब्दी के अंत में और 17वीं शताब्दी की शुरुआत में इन्होंने जो कार्य किए हैं उनके आधार पर इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा गया है। यहाँ देखें, बैकन एजुकेशन इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में अध्ययन किया। बाद में लंदन में ही इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी। नॉलेज इटसेल्फ इज पावर। बैकन ने कहीं पर भी
जैसे कहानी लिखी जाती है उस तरीके से, या कोई नॉवेल लिखे जाते हैं उस तरीके से कहानी थॉट्स को डेवलप नहीं किया है। इनके जो विचार हैं वो बहुत सारे एक ही विषय के विचार एक साथ लिख दिए गए हैं, पर उन विचारों को भी जब हम अध्ययन करते हैं तो एक एक विचार अपने आप में एक एक निबंध के बराबर होता है। इन्होंने टोटल 58 एसेज लिखे हैं। वो 58 एसेज भी इन्होंने इस तरीके से लिखे हैं कि इन्हें रोज डायरी लिखने की आदत है। वो डायरी में जो लिखा करते थे वही जब बाद में पब्लिश किए गए तो वो 58 एसेज जो इनकी फ्रेंच भाषा में जो लेखनी थी उससे ज़्यादा फेमस अंग्रेजी भाषा में वो डायरी से लिखे हुए एसेज हुए, और इसे इन एसेज को उन्होंने नाम दिया था डिस्पर्स्ड मेडिटेशन, यानी बिखरा हुआ चिंतन। तो उस बिखरे हुए चिंतन को 58 एसेज को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। मैन इन हिज रिलेशन टू द वर्ल्ड, मनुष्य का इस संसार से संबंध, रिलेशन ऑफ मैनकाइंड टू द फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक संसार में मनुष्य का भौतिक संसार से संबंध और भौतिक संसार का मनुष्य से संबंध, इस विषय में इन्होंने जो एसेज लिखे हैं वो एसेज हैं सेडिशन एंड ट्रेवल, ग्रेट प्लेसेस, एम्पायर, फ्रेंडशिप, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, प्लांटेशन, बिल्डिंग, गार्डन्स, शूटर, जुडिकेचर, डिस्कोर्स एंड फैक्शन। यहाँ देखिए हमने सिर्फ इनका नाम लिखा है, बाकी इनके जितने भी एसेज हैं हर एसेज के साथ सामने ऑफ लिखा हुआ है। जैसे ग्रेट प्लेसेस है तो ऑफ ग्रेट प्लेसेस, फ्रेंडशिप है तो ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट फ्रेंडशिप के बारे में लिखा है तो ऑफ फ्रेंडशिप करके कोई कहानी डेवलप नहीं हुई है, लेकिन फ्रेंडशिप से संबंधित जितने थॉट्स हैं वो सारे के सारे उन्होंने इस ऐसे में रख दिए हैं। नेक्स्ट ग्रुपिंग जो है इनके एसेज की वो है मैन इन रिलेशन टू हिमसेल्फ, यानी मनुष्य का खुद से संबंध, डील्स विद हिज इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल रिलेशन विद अदर्स। इसमें बैटन ने डील किया है अपनी बौद्धिक क्षमताओं का और मॉरल रिलेशन यानी नैतिक संबंध, बौद्धिक एवं नैतिक संबंध जो हम दूसरों के साथ स्थापित करते हैं उस संबंध में इन्होंने ये एसेज लिखे हैं। तो इन एसेज में है रेजिमेंट ऑफ हेल्थ, स्टडीज, एम्बिशन, एडवाइजरी, रिवेंज, डिफॉर्मिटी, ऑनर एंड रेपुटेशन, विजडम फॉर मैन्स सेल्फ, सीमिंग वाइज। ये सारे के सारे एसेज जो हैं वो उनकी बौद्धिक क्षमता को व्यक्त करते हैं और सारे एसेज इंटेलेक्चुअल हैं ये वाले। नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरा जो कैटेगरी है इनके एसेज की वो है मैन इन रिलेशन टू हिज मेकर, मनुष्य का अपने निर्माता, मेकर यानी निर्माता, मनुष्य का अपने निर्माता यानी ईश्वर के साथ क्या संबंध है उससे संबंधित जो एसेज लिखे गए हैं वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। पहला है इसका डेथ, यूनिटी ऑफ रिलीजियन, एथीज्म, सुपरस्टिशन, प्रोफेसीज, नेचर इन मैन, गुडनेस। तो इस तरीके से कुछ एसेज का मैंने नाम यहाँ पे रखा है और टोटल 58 एसेज इन्होंने लिखे हैं और वो सारे के सारे 58 एसेज डिस्पर्स्ड मेडिटेशन करके जो उनकी डायरी थी उस डायरी में से दिए गए। बाद में जब पब्लिश हुए तो बहुत ज़्यादा इनको फेम मिली। अब जो मुख्य हम लोग आज यहाँ पर इनके बारे में जो समझने आए हैं वो इनके एजुकेशनल थॉट्स के बारे में, और एजुकेशनल थॉट इनके हमें सिर्फ इनके ऐसे ऑफ स्टडीज में देखने को मिलते हैं। ऑफ स्टडीज में जो पहला ही सेंटेंस है ऐसे का वो है स्टडीज सर्च फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट्स एंड एबिलिटी, फॉर ऑर्नामेंट्स इज इन डिस्कोर्स एंड फॉर एबिलिटी इज in the judgment and disposition of business. Studies serve for delight, यानी हम जो पढ़ते हैं वो हमें खुशी देता है। खुशी इन अर्थों में कि जब हम थके हुए हैं, हम कोई काम नहीं करना चाह रहे हैं, हम रिलैक्स होना चाहते हैं तो हम अपनी पसंदीदा पुस्तकों को पढ़ते हैं और उससे हमारा मस्तिष्क बहुत रिलैक्स हो जाता है और हम पुनः ऊर्जावान हो जाते हैं। तो स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट्स एंड एबिलिटी। ऑर्नामेंट्स यानी हमारे
आभूषणों की तरह भी स्टडी हमारा काम करती है। आज यहाँ खड़े होकर हम बोल पा रहे हैं वो स्टडी ही है जो हमारे लिए आभूषण की तरह काम कर रही है, और आज हम यहाँ पे खड़े होकर सबके सामने बोल पा रहे हैं। यहाँ पर स्टडी का ऑर्नामेंट की तरह काम करने वाला फंक्शन स्पष्ट नजर आता है। एंड एबिलिटी, स्टडी ऑब्वियसली हमारी क्षमता को बढ़ाती है। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, जब हम परिचर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं या कोई भाषण देते हैं, वहां पर हमको ऑर्नामेंट की तरह स्टडी का फंक्शन समझ में आता है। एंड फॉर एबिलिटी इज इन जजमेंट, क्षमता कब समझ में आती है? जब हम कोई निर्णय लेते हैं या निर्णय देते हैं। एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, या हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस पर कोई निर्णय ले रहे हैं या बिजनेस को सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर स्टडीज एक एबिलिटी की तरह सामने प्रस्तुत होती है। और स्टडीज में ही इन्होंने एक और थॉट लिखा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करना है मतलब सिर्फ पढ़ाई में ही डूब जाना है। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज फ्लॉड, यानी पढ़ना है अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा समय पढ़ाई को देना भी अपने आलसीपन के व्यक्ति को दिखाता है कि व्यक्ति उसमें डूब गया है पढ़ाई में ही और अन्य कामों को वो नजरअंदाज कर रहा है, तो वो व्यक्ति के स्लॉथ नेचर, आलसीपन वाले प्रवृत्ति को दर्शा रहा है। तो यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज एप्लीकेशन, और पढ़ाई को बहुत ज्यादा आभूषण की तरह प्रयोग करना, बहुत ज्यादा दिखावा करना, ये हमारे उस लालच को दिखाता है कि हम अपनी पढ़ाई को सबके सामने अभिव्यक्त कर पाए। लालच है एक तरीके का दिखावा है। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ स्कॉलर, और कोई व्यक्ति यदि कोई विद्वान व्यक्ति यदि अपनी पढ़ाई को वर्ड बाय वर्ड, शब्दशः सारे निर्णयों में उन नियमों का पालन करता है जो उसने पढ़ा है, मतलब वो अपने अनुभव और एक्सपीरियंस को वहाँ पे महत्व नहीं दे रहा है, सिर्फ किसी अन्य के द्वारा लिखे हुए विचारों को ही शब्दशः पालन कर रहा है, तो ये भी गलत है। यानी स्टडीज हर जगह पॉजिटिव उसमें भी नहीं है। यहाँ पे उन्होंने स्टडीज को ओवर यूज में किस तरह करता है व्यक्ति, उसके बारे में भी लिखा है। एक और थॉट जो हमको ऑफ स्टडीज में ही देखने को मिलता है उनका, नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, यानी प्राकृतिक क्षमताएं बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए हुए प्लांट्स, झाड़ियां वगैरह जो हम देखते हैं जो अपने आप उगाती है वो। दे नीड प्रूनिंग बाय स्टडी, यानी बच्चा जब बड़ा होता है, धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व का विकास होता है, तो उसमें यदि कोई अच्छा शेप देना है, अच्छी आकृति देना है, एक अच्छा व्यक्तित्व बनाना है, तो उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। उसमें प्रूनिंग यानी काट छांट जो होती है, सही दिशा निर्देश दिए जाते हैं, वो स्टडीज के द्वारा ही दिए जाते हैं। ये सारे विचार हमको ऑफ स्टडीज में देखने को मिलते हैं। अब इन्होंने ये भी बताया है कि पढ़ाई हर एक व्यक्ति के लिए समान तरह से काम नहीं करती है। हर एक व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार स्टडी को यूज करता है। जैसे क्राफ्टी मैन कंडेंस स्टडीज, जो चालाक व्यक्ति रहते हैं, जो खुद पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरे यदि कोई पढ़ते हुए नजर आते हैं या पढ़ाई का उपयोग करते हुए नजर आते हैं, तो वहां पर वो पढ़ाई की भर्त्सना करते हैं, बल्कि कोई मतलब नहीं है पढ़ने से, हम तो बिना पढ़े भी इतना कमा लेते हैं। लेकिन सिर्फ कमाना ही सफलता नहीं है, आपके व्यक्तित्व में जो निखार आता है वो पढ़ाई से आपका सोचने का, ब्रॉड माइंडेड होने का, वो सब नजरिया विकसित होता है पढ़ाई से। पर क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि क्राफ्टी मैन कंडेंस स्टडी, जो चालाक व्यक्ति रहते हैं वो पढ़ाई की भर्त्सना करते हैं, बुराई करते हैं। सिंपल मैन एडमायर देम, जो साधारण व्यक्ति है वो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को या पढ़ाई को प्रशंसा की निगाह से देखते हैं। एंड वाइज मैन यूज देम, और बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं उस पढ़ाई का उपयोग करते हैं। हम यहाँ देखते हैं जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, ये सब के सब यूज कर रहे हैं उस एजुकेशन को। और दे टीच नॉट देयर ओन यूज, पढ़ाई सिर्फ अपने ही उपयोग के लिए नहीं होती है, बट दैट इज अ विजडम विदाउट देम एंड अबव देम वन बाय ऑब्जर्वेशन। पढ़ाई वो बुद्धिमानी है जिसके बगैर हम अपने ऑब्जर्वेशन का भी तरीके से उपयोग नहीं कर सकते। अनुभव और स्टडी दोनों ही मिलकर व्यक्ति में निखार लेकर आती है।
एक और बात जो उन्होंने ऑफ स्टडी में कही है, रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कंक्लूड। पढ़ें इसलिए नहीं पढ़ें कि आपको विरोध करना है, या जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो सामने वाले ने लिखा है उसका शब्द शायद एक भी वाक्य लिखा है तो हमको उसको उसका विरोध ही करना है, जो लिखा है वो सही नहीं है। पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हमें उसका विरोध करना है या उसके विश्लेषण करना है। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और इसलिए भी ना पढ़ें कि जो लिखा है हर एक शब्द पे आप विश्वास कर लें, उस पर विश्वास कर लें और उसको अपने जीवन में उतार लें। टेक फॉर ग्रांटेड यानी लिखा है, हमने पढ़ा है कहीं पे, वो सही होगा और सही है तो हमें उसे अपने जीवन में उतारना ही है। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, ना ही इसलिए पढ़ें कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बातचीत करनी है या प्रवचन देना है या भाषण देना है, बट टू वे एंड कंसीडर। और पढ़ना किस लिए है कि जो आपने पढ़ा है उसका वजन करें मतलब किलो में तोलना नहीं है, मतलब जो बात कही गई है वह कितनी गंभीर है, उसकी समसामयिक परिस्थितियों में क्या उपयोगिता है, उसके आधार पर उन बातों को समझें, फिर उस पर ध्यान एकाग्र करें और उसको अपने जीवन में यदि उतारने लायक है तो उतारें। नेक्स्ट है, ये भी ऑफ स्टडीज में ही दिया गया है एक और थॉट, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।